फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों, हम जो है संडे के दिन मैं आप लोगों का मेजर टेस्ट लेती हूँ बम्पर क्वेश्चंस का, और टॉपिक वाइज ये टेस्ट लिया जाता है। देखिए, पिछले टेस्ट में मैंने पिछले जो लास्ट संडे निकला था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के 100 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे। 2 पार्ट्स में मैंने वो वीडियो अपलोड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन फ्रेंड्स ने नहीं देखा है जाकर के ज़रूर देखें। देखिए, मैं आप लोगों को जो एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स कंप्लीट करवा रही हूँ वो तो साथ में चल ही रहा है, साथ में जो उसके अलावा अगर 11th-12th स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस जो है 1-2 क्वेश्चंस देखे जाते हैं और अपन एक क्वेश्चन पर भी रिस्क नहीं लेंगे, तो देखिए मैं आप लोगों को 11th-12th स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो इन टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आप जो है बम्पर टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें और इन्हें ज़रूर देखें, और अपने जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर शेयर करें। और अगर जो फ्रेंड्स मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, साथ में बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, हम लोग जो है आज जो टेस्ट लेने जा रहे हैं वो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है। वैदिक सभ्यता के 60 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, और यकीन मानिए क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड की बुक्स में से लिए गए हैं। मैंने बुक्स स्टडी करी हैं और उनमें से मैंने मैच करके देखा था, तो मेरे पास एक बुक थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। देखिए, वहाँ पर 11th-12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस दिए गए थे, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करवाऊँ। तो देखिए, संडे स्पेशल में हम लोग जो है बम्पर टेस्ट लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो यजुर्वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 यजुर्वेद। देखिए, यजुर्वेद में जो है गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में जो है वर्णन किया गया है। आप लोग बिल्कुल ये याद रखें, आया हुआ क्वेश्चन है, यजुर्वेद आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो देखिए, इसमें जो है आंसर आप लोगों का रहेगा वो रहेगा भरतों के पुरोहित के रूप में जो है ऋषि वशिष्ठ को जो है प्रस्तुत किया गया था। तो आंसर जो रहेगा वो 2 रहेगा, भरतों के गुरु के रूप में। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में? तो देखिए, अंग का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम जो है अथर्ववेद में मिलता है, तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1 अथर्ववेद। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो देखिए, प्रजापति की 2 पुत्रियां इनको कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इससे मतलब सेम जो मैटर है ये आपके लिए 9th और 10th की बुक्स में से भी लिया गया है, यानी कि सेम मैटर 9th और 10th में है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 6 to 10 तो आपको पता है कि आते ही हैं क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन 11th-12th से भी चले जाते हैं। तो देखिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग जो ये जंबो टेस्ट है यानी कि बम्पर टेस्ट है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो देखिए, प्रजापति आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए, विष्णु का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, तो आंसर 2 रहेगा, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुस्मृति में सरस्वती और द्वशदधी नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था? आर्यावर्त, सप्त सैंधव प्रदेश, ब्रह्म ऋषि देश या फिर ब्रह्मावर्त? आप बताएं इसका आंसर। तो देखिए, इसको जो है ब्रह्मावर्त कहा जाता था, ना कि सप्त सैंधव कहा जाता था। देखिए, कई लोगों के माइंड में आंसर सप्त सैंधव आ रहा होगा, लेकिन इसको जो है ब्रह्मावर्त कहा जाता था। सरस्वती और द्वशदधी नदियों के बीच का जो प्रदेश है वो ब्रह्मावर्त के नाम से पुकारा जाता था। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था? तो देखिए, झेलम नदी का जो वैदिक नाम था वो था वितस्ता। झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। बिल्कुल आप लोग इन्हें याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से आर्य देवता तुर्की के बोगसकुई अभिलेख में उल्लेखित हैं? तो देखिए, जो मित्र अग्नि नात्स्य, वरुण अग्नि इंद्र, अग्नि वरुण या मित्र, या फिर इंद्र मित्र नात्स्य व वरुण? तो देखिए, इंद्र मित्र नात्स्य और वरुण, इन सभी का वर्णन जो है तुर्की के बोगसकुई अभिलेख में मिलता है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वैदिक समाज में गोप शब्द का अर्थ क्या होता था? जनता के लिए, भाई किसके लिए जो है गोप शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो देखिए, जनता के लिए, राजा के लिए, समाज के लिए, युद्ध के लिए?
तो देखिए आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2। राजा के लिए जो है गोप शब्द का प्रयोग किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर झा एवं श्रीमाली, दयाराम साहनी, बाल गंगाधर तिलक या फिर केसी श्रीवास्तव? बताएं आंसर। देखिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है आर्यों के बारे में काफी कुछ लिखा गया है और उनके लेख जो है काफी प्रसिद्ध रहे हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, बाल गंगाधर तिलक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक युग में मजबूत राज्य पैतृक परिवार थे, सहकारी खेती थी या सामाजिक और आर्थिक समानता थी? तो देखिए इसमें जो आंसर है वो है 2, पैतृक परिवार उस वक्त हुआ करते थे, संयुक्त परिवारों का जो है चलन था। तो आंसर जो है वो हो जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है किस स्थान पर पाया गया है? तो देखिए एशिया माइनर का एक अभिलेख है, वो कहाँ पर पाया गया है इसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए बोगजकुई जो जगह है वो वहां पर पाया गया है। बाकी देखिए अंकोरा, हिती और इस्तांबुल में तो कोई अभिलेख पाए नहीं गए हैं। तो देखिए बोगजकुई जो है वो आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महिलाएं विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती हैं? विश्ववारा, घोषा, अपाला या ये सभी? तो देखिए ये सभी महिलाएं जो हैं इसमें जो है सभी महिलाएं जो है विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैदिक काल में शासन का स्वरूप क्या था? कुलीन तंत्र था, गणतंत्र था, राजतंत्र था या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उस वक्त चलती थी, तो जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, राजतंत्रात्मक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति या ऋग्वेद? तो देखिए वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए ऋग्वेद में जो है सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है। वर्ण व्यवस्था की जो बात है उसके बारे में जो है देखिए ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद और उसी में जो है इसका वर्णन मिलता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 16 है, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई थी? ऋग्वेद में, मनुस्मृति में, उपनिषद में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सत्यमेव जयते जो है सबसे पहले मुंडकोपनिषद से लिया गया था। मुंडकोपनिषद में ये उक्ति लिखी हुई थी। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, उपनिषद। आया हुआ क्वेश्चन है तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किस में मिलता है? बताएं, वेदों में, उपनिषदों में, धर्म सूत्रों में या स्मृतियों में? तो देखिए आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2, उपनिषदों में जो है अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन मिलता है। आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक भारत में सभी स्त्रियों को संपत्ति का वारिस माना जाता था, सती का व्यापक प्रचलन था, राजाओं में बहुविवाह का प्रचलन था, स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी। तो आप लोग बताएं इसका आंसर, किसका आंसर क्या रहेगा? देखिए राजाओं में जो है बहुविवाह का प्रचलन था, लेकिन वैदिक युग में जो है स्त्रियां काफी पढ़ती थी। आपको पता है लोपामुद्रा जैसी स्त्रियां रही हैं जो सभाओं में भाग लेती थी। तो देखिए काफी शिक्षित थी। सभी स्त्रियों को जो है संपत्ति में वारिस माना जाता था, बिल्कुल हाँ माना जाता था। सती प्रथा का जो है व्यापक प्रचलन जो है देखिए एक्चुअली क्या है, स्त्रियों में जो है लोपामुद्रा वगैरह जो है कुछ ही स्त्रियां होती थी, यानी कि सभी स्त्रियों को जो है शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो हालांकि निषिद्ध तो नहीं थी, लेकिन सभी स्त्रियां जो है एजुकेटेड नहीं थी। निषिद्ध लेकिन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए लोपामुद्रा जैसी जो है विदुषी महिलाएं भी उस वक्त मिलती थी। तो ये तो आंसर जो है वो गलत रहेगा कि निषिद्ध थी। इसके अलावा जो है सभी स्त्रियों को संपत्ति का वारिस माना जाता था। तो देखिए सभी पर अप्लाई नहीं होता है, ये परिवार विशेष के ऊपर निर्भर करता था कि वो अपनी पुत्री को जो है संपत्ति में अधिकार देते हैं या नहीं। तो देखिए ये भी नहीं था। सती का व्यापक प्रचलन था। देखिए सती प्रथा जो थी उस टाइम पर जो है नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ये प्रचलन नहीं था। ये मध्ययुगीन समाज में जो है ये कुप्रथाएं आ गई थी, मध्ययुगीन समाज में देखने को मिली थी। इससे पहले केवल जो है 610 ईस्वी में जो है एरन अभिलेख में हमको ये देखने को मिलता है कि गोपराज की जो पत्नी थी वो सती हुई थी, लेकिन प्रचलन जो है व्यापक स्तर पर नहीं था। तो ये भी गलत है। लेकिन राजा जो थे वो बहुविवाह करते थे। तो आंसर जो इसका रहेगा वो 3 रहेगा, राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थी।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कौन सा वेद कर्म कांडों से विशेष रूप से संबंधित है। तो देखिए कर्म कांडों से जो है वो यजुर्वेद संबंधित है। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें इस आंसर को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया है कि कर्म कांडों का संबंध जो है किस वेद से है। तो देखिए यजुर्वेद से जो है कर्म कांडों का संबंध है, आंसर यजुर्वेद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता में मंत्रों का 1/4 किस देवता को समर्पित है। तो देखिए अग्नि देवता को समर्पित है। सबसे ज्यादा जो मंत्र लिखे गए हैं वो अग्नि देवता के बारे में ही लिखे गए हैं, तो आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। आप लोग बिल्कुल इसे याद रखें। गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में जो है अथर्ववेद लिखा हुआ है। मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया हुआ है। और जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया हुआ है, वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसके अलावा जो कर्म कांडों का वर्णन है वो यजुर्वेद में मिलता है। आप लोग बिल्कुल इन प्रश्नों को तो बिल्कुल याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम कहाँ मिलती है। तो बताएं इसका आंसर, कि आत्मा के आवागमन की जो परिकल्पना है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलती है। तो देखिए वो ऋग्वेद में मिलती है। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना ऋग्वेद में डिस्क्राइब की गई है। तो आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ था। तो देखिए पुरुषणी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये डिटेल में लिखा हुआ है 12th की बुक में। तो देखिए हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए सीधा ही, तो आप लोग बिल्कुल याद रखें। देखिए ये जो बम्पर टेस्ट मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, इनको आप लोग बार बार सुने, क्योंकि 11th 12th स्टैंडर्ड में से 2-3 क्वेश्चन वो डाल देता है और हम एक भी क्वेश्चन पर रिस्क नहीं ले सकते। तो देखिए इसलिए मैं ये मैटर आप लोगों को उपलब्ध करवा रही हूँ, और जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनका भी थोड़ा सा भला करें, उन तक भी जो है इनको शेयर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के डैश मंडल में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो देखिए 10वें मंडल में है, यानी कि दशम मंडल हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, दशम। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है। तो देखिए ऋचा का मतलब होता है जो सूक्त होते हैं, सूत्र होते हैं, उन्हें ऋचाएं कहते हैं। तो देखिए जो प्रथम ऋचा है वो अग्नि देवता को समर्पित है। तो आंसर हो जाएगा 1, अग्नि देवता। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ये 26 लिखा हुआ है दोस्तों। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। देखिए अथर्ववेद जो है उसमें औषधियों के बारे में जो है वर्णन मिलता है। तो आंसर जो हो जाएगा आपके अथर्ववेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, पूर्व वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल के राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन हुआ। पहला पॉइंट दे रखा है, राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया, राजा भूमि का स्वामी हो गया, राजा का पद पैतृक हो गया, प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। तो आप लोग बताएं। देखिए इसमें पहला जो आंसर है वो सही रहेगा, राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 स्टैंडर्ड में भी दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो देखिए पशुपालन जो है आर्यों का व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा 4, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 29 है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन हुआ करता था। तो देखिए राजा के पश्चात जो पुरोहित थे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार क्या था। तो देखिए उत्तर वैदिक युग की बात हो रही है, तो जन्म जो है वहां का आधार हो गया था उत्तर वैदिक युग में, और वैदिक युग में जो है केवल कर्म जो है आधार रहा था। क्योंकि एक उल्लेख मिलता है कि एक ही परिवार में जो है अलग अलग जाति के लोग पाए जाते थे, क्योंकि कर्मों के आधार पर जो जाति है वो डिसाइड होती थी। एक ही परिवार में पुरोहित भी मिलता था, चमार भी मिलता था, और क्षत्रिय भी हो सकता था एक ही परिवार में। लेकिन उत्तर वैदिक युग में जो है जन्म इसका आधार बन गया। बाद में जो है जन्म, जैसे ब्राह्मण का बेटा केवल ब्राह्मण ही बनता था, वो जन्म के आधार पर डिसाइड होने लगा। इससे पहले का जो काल था ऋग्वैदिक काल, उसमें कर्म के आधार पर डिसाइड
होता था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ऋग्वैदिक काल में पत्नी थी उपेक्षित, प्रताड़ित, सभी सामाजिक व धार्मिक उत्सवों में पति की सहभागिनी और अंदरवन। तो देखिए इसमें जो आंसर 3 है वो सही रहेगा। जो ऑप्शन है थर्ड नंबर का वो बिल्कुल करेक्ट है कि सभी सामाजिक धार्मिक उत्सवों में जो पत्नी थी वो सहभागिनी हुआ करती थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो 32 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो देखिए आर्कटिक क्षेत्र को जो है आर्यों का मूल स्थान माना है वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल याद रखें, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारतीय हैं, बाकी के जो है सारे विदेशी हैं। तो उन्होंने जो है आर्कटिक क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान माना था। तो बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो देखिए भारोपीय भाषा परिवार की जो प्राचीनतम भाषा है वो संस्कृत है, और संस्कृत जो है वो सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। अभी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा है उसका जो है उसको रीड नहीं किया गया है। तो देखिए वो डिसाइडेड नहीं है, हालांकि सबसे प्राचीन भाषा वही है। उसमें संकेत के रूप में जो है भाषा बताई गई है, लेकिन उसको जो है पढ़ा नहीं जा सका है। जेम्स प्रिंसेप जो है उन्होंने पढ़ने में जो है सफलता हासिल नहीं की है, केवल खोज की है उस भाषा की। द्विभाषा सूत्र जो है उसका प्रदान किया है, लेकिन ये नहीं पता चला कि भाषा में क्या लिखा है। तो देखिए सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत ही मानी जाएगी। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 संस्कृत। देखिए 34 क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन वेदों का अंग नहीं है? तो देखिए संहिता, उपनिषद और आरण्यक ये तो सब वेदों के अंग हैं, लेकिन जो पुराण है वो वेदों का अंग नहीं है। आपको पता है कि ये सारे जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों के अंग माने जाते हैं। संहिता, उपनिषद और आरण्यक, और ब्राह्मण भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन पुराण इसके अंतर्गत नहीं आता। तो आंसर जो रहेगा 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। नैतिक व्यवस्था ऋत के निरीक्षण के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा वरुण। वरुण का इसमें वर्णन हुआ है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है। ऋग्वेद में कुल मंडल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 12th की बुक में डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे रखा है लाइन में कि ऋग्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं। तो देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 जो है सूक्त पाए गए हैं। आप लोग इन दोनों ही संख्याओं को याद रखें, दोनों ही संख्याएं पूछ ली जाती हैं। तो देखिए तीसरा जो है वो इसका आंसर रहेगा 10 मंडल। क्वेश्चन नंबर 37 है। वेद त्रयी किसे कहा गया है? तो देखिए इसका आंसर जो है वो है सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इनको वेद त्रयी कहा जाता है। आप SYR से भी याद रख सकते हैं, मैंने सिंबल बना दिया है SYR। S से सामवेद, Y से यजुर्वेद और R से ऋग्वेद हो जाएगा। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद यानी कि SYR, आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 38 है। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में, पंजाब में, मध्य भारत में या सप्त सैंधव प्रदेश में? तो देखिए जो ऋग्वेद है उसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा 4 सप्त सैंधव प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था यज्ञ, मूर्ति पूजा, कर्मकांड या तांत्रिक अनुष्ठान? तो देखिए जो यज्ञ थे वो उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्न में से कौन त्रिवर्ग में नहीं आता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप बताएं त्रिवर्ग में कौन सा नहीं है? तो देखिए धर्म, अर्थ और काम ये तीनों त्रिवर्ग में आते हैं, जबकि मोक्ष इसमें नहीं आता है। तो आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 41 है। सिंधु सभ्यता के विनाश के बाद भारत में एक नई वैदिक संस्कृति का आरंभ हुआ, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी के स्रोत प्राचीन वेद हैं। वैदिक संस्कृति की गणना किस काल से की जाती है? तो देखिए ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल या ताम्र पाषाणिक काल। तो देखिए इसका जो वर्णन है वो आद ऐतिहासिक काल से माना जाता है। इसकी जो गणना की गई है वैदिक काल की वो आद ऐतिहासिक काल से की गई है। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2 आद ऐतिहासिक काल। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है। वैदिक संस्कृति के प्रवर्तक माने जाते हैं
आर्य, अनार्य, दस्यु या कोई नहीं। तो देखिए नेचुरल सी बात है, वैदिक संस्कृति के जो प्रवर्तक हैं वो आर्य थे। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, आर्य। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अध्ययन की सुविधा हेतु वैदिक संस्कृति का विभाजन ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में किया गया है। ऋग्वैदिक काल का समय माना गया है। देखिए केवल ऋग्वैदिक काल का समय ये पूछ रहा है, तो जो आंसर है वो है थर्ड वाला, 1500 से 1000 पूर्व जो माना गया है पीरियड, वो जो है ऋग्वैदिक काल से संबंधित पीरियड है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व की सारी चीजें जो हैं वो उल्टी पड़ी जाती हैं। 44 क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44, आर्य शब्द किसका वाचक है? जाति का, धर्म का, संस्था का या भाषा या संस्कृति का? तो आप आंसर बताएं। देखिए आर्य शब्द जो है वो भाषा या संस्कृति का वाचक है। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है, इनमें से देखिए आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा पहला, यानी कि श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैचअप्स का है। देखिए सूची 1 में आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में दिए गए विद्वानों के कथन को सूची 2 में दिए गए विद्वानों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर बताएं। तो देखिए इसमें मैंने ऑलरेडी मैच कर दिया है। देखिए भारत में सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा है। तिब्बत जो स्थान बताया है वो बताया है आर्यों का, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने कहा था तिब्बत से आए हैं। मध्य एशिया में बैक्ट्रिया जो स्थान बताया वो मैक्स मूलर ने बताया है। उत्तरी ध्रुवीय बताया गया है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा बताया गया है। इससे पहले हम डील कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। और यूरोप में हंगरी जो देश है वो गाइल्स ने जो है इसके बारे में बताया। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वप्रथम जे.जी. रोड ने किस ग्रंथ के सहयोग से आर्यों का मूल निवास बैक्ट्रिया सिद्ध किया था? तो देखिए जैन दवेस्ता यानी कि ईरानी एक ग्रंथ है जैन दवेस्ता, उसके आधार पर जो है जे.जी. रोड ने जो है आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताया था वो बैक्ट्रिया सिद्ध कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग, आर्य यूरोपीय परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा यूरोपीय भाषा में नहीं आती है? तो देखिए अंग्रेजी, जर्मन और संस्कृत, क्योंकि देखिए यूरोप प्लस भारतीय भाषा बताई गई है, तो अंग्रेजी, जर्मन और संस्कृत ये तीनों आती हैं, लेकिन स्पेनिश भाषा जो है वो इसमें नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो देखिए आर्य जो थे वो भारत में सर्वप्रथम आकर के जो है सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, सप्त सैंधव प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो एक मैचअप है। देखिए मैचअप मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आप लोग इसको देख लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऋग्वेद में उल्लिखित सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी जो माना गया है वो सरस्वती नदी को माना गया है, तो आंसर एक रहेगा। क्वेश्चन 52 हम लोग देखते हैं, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो देखिए आर्यों की जो सबसे प्रमुख नदी थी वो थी विपाशा नदी को जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल मानते थे, सबसे ज़्यादा प्रमुख नदी उसे ही माना जाता था। तो देखिए विपाशा नदी जो है वो आर्यों की सबसे ज़्यादा यूज़फुल नदी रहेगी, तो आंसर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऋग्वेद में हिमालय की जिस चोटी का उल्लेख मिलता है उसका नाम क्या है? तो देखिए उसका जो नाम है वो है मूजवंत उसको कहा गया है हिमालय की चोटी को, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, ऋग्वेद में मूजवंत पर्वत को किस चीज के लिए प्रसिद्ध माना गया है? तो देखिए मूजवंत जो पर्वत है उसको सोम रस के लिए प्रसिद्ध माना गया है, तो आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, आर्य कई जनों में विभक्त थे जिन्हें पंच जन कहा जाता था। पंच जनों में शामिल थे, पंच जनों में कौन शामिल था? देखिए उसमें जो शामिल थे वो थे यदु, तुर्वस, पुरु, अनु और दुहा। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है वो इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द का उल्लेख किसके लिए मिलता है? तो देखिए दस्यु जो शब्द है उसका उल्लेख मिलता है स्थानीय जनों के लिए। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, स्थानीय जनों के लिए, इस देश के जो मूल निवासी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशराज्य युद्ध का जो वर्णन है वो सप्तम मंडल में मिलता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, सप्तम मंडल। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत नाम का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो भारत नाम का जो प्रथम उल्लेख है वो जो मिलता है वो मिलता है आपके ऋग्वेद में। तो आंसर इसका थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो देखिए ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार हुआ करती थी। तो आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 और ये लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है? तो देखिए सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का उल्लेख जो है वो दशम जो मंडल है उसके अंतर्गत मिलता है। तो देखिए ये 60 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है उनसे जो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगी, उनसे बिल्कुल अलग